अच्छा, जियालत से रिलेटेड ना, तो जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं अगेन, वो जियालत के रिफॉर्म्स पे आते हैं क्वेश्चंस ना, कि इस्लामिक जी। रिफॉर्म्स were the most successful or the most important of the Zia's domestic policies. Do you agree, disagree? या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड भी आया हुआ। तो अगर हम जियालत के ओवरऑल टाइम पीरियड, फिर एक और भी क्वेश्चन है कि व्हाई वाज जियालत, इट वाज डिफिकल्ट फॉर जियालत टू रूल इफेक्टिवली इन द लेट 1980s। जी। हाँ, जब जियालत ने गवर्नमेंट संभाली, तो ही वाज वेरी अनपॉपुलर। अनपॉपुलर रीजन कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो था, ही वाज वेरी पॉपुलर लीडर, ही वाज लव्ड बाय द पीपल। और उस पे जो ही वाज, भुट्टो वाज हैंग्ड, तो उसका यही समझा जा रहा था कि इसमें जिया की इन्वॉल्वमेंट है, इन वन वे और अदर वे जी। जिया ने जुडिशरी को इन्फ्लुएंस किया है। तो पीपल वर नॉट हैप्पी एज अ होल अगेंस्ट जिया ऑन दैट हैक। फिर जियालत और जो भुट्टो था, ही वाज आल्सो इंटरनेशनल लीडर ना, इस्लामिक वर्ल्ड में भी उसकी रिस्पेक्ट थी। तो फिर इस्लामिक वर्ल्ड से भी जियालत को अपील की गई थी कि ही शुड फॉरगिव द भुट्टो। ही डिड नॉट। तो उससे जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो उसके ताल्लुकात थे, वो भी खराब हो गए। तो इस्लामिक वर्ल्ड को उसने रिफ्यूज कर लिया तो कंसीडर देयर रिक्वेस्ट। फिर अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, खासतौर जी। पे अमेरिका, यूके, वहां पे ना दे सपोर्ट द डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी को कोई खत्म करता है तो दैट इज सीन एज दैट इज सीन एज नेगेटिवली। तो सो वाज द केस विद द जियाउल्लाह कि उसने डेमोक्रेसी खत्म किया था। तो ही वाज, यानी कि डोमेस्टिकली भी लोग उससे उसको प्यार, दे वर नॉट हैप्पी। मुस्लिम कंट्रीज भी वर नॉट हैप्पी, और फिर वेस्टर्न वर्ल्ड वाज आल्सो नॉट हैप्पी। तो अब आप खुद इमेजिन करें, तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर जियाउल। ऑल यस। वर अनहैप्पी। तो इस दौरान क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन है, इट एंटर्ड इन अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में उसको जो हुकूमत थी, वो सोवियत सपोर्टेड थी। वो जो कम्युनिस्ट थे उनका वहां पे कंट्रोल हो गया था। तो दे वर नॉट जी। इफेक्टिवली इन कंट्रोल ऑफ द अफगानिस्तान। तो दे आस्क सोवियत यूनियन फॉर देयर हेल्प। तो उन्होंने कहा कि हमारे सोवियत से हमारे अलाइज हैं, तो इसलिए वहां की फौजी आ गई। तो दैट वाज कंसिडर्ड एज ए इन्वेजन एज वेल। तो पाकिस्तान वाज कंसर्न, जैसे ज़ियालक ने, हमारी आर्मी ने ये सोचा कि अब ये अफगानिस्तान में आए हुए हैं, when they would take control of Afghanistan, they would enter the Pakistan। वो ये समझ रहे थे कि वो बेसिकली दे आर फोकसिंग ऑन पाकिस्तान सीज, जिसको हम वार्म वाटर्स कहते हैं। वार्म वाटर्स इसलिए कहते हैं, पाकिस्तान के सीज जो हैं, पूरे साल में वहां पे नेविगेशन इज पॉसिबल, मगर जो सीज जी। अराउंड अराउंड सोवियत यूनियन, रशिया है, दोज आर फ्रोजन इन द विंटर्स। तो यहाँ पे काफी लोगों का ये ख्याल था कि उनका असल में नजर कराची और हमारे अरेबियन सी पे है। तो पाकिस्तान नेचुरली कंसिडर्ड इटसेल्फ थ्रेटन। तो उन्होंने कहा कि हम सोवियत यूनियन को वहां पे रोकेंगे, मुकाबला करेंगे। और काफी अफगानिस्तान थे, दे वर नॉट हैप्पी विद दैट एज वेल, तो उन्होंने रिबेल भी किया। तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम अफगानिस्तान को मदद करके सोवियत के लिए उनका रास्ता रोकेंगे। अब इसी दौरान अमेरिका को भी पता लग गया। अब अमेरिका जो था वो सोवियत यूनियन को अपना दुश्मन समझता था। रीजन कि उनके जी। दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। और वियतनाम में भी इसी तरह हुई थी कि वियतनाम में अमेरिका भी, अमेरिकन फोर्सेस भी थी वहां पे, और वहां के लोकल फोर्सेस भी थी। लोकल फोर्सेस को खासतौर पे साउथ, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम को सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था। और दे डिफीटेड द अमेरिकन ट्रूप्स देयर इन 1970 1971। और अमेरिकन ट्रूप्स को वहां पे निकलना पड़ा था। तो वो अमेरिका के लिए डिफीट थी, और वियतनाम वॉर ना। तो उनको मौका मिल गया कि हम उनका बदला ले लें। तो वो भी जियालक को उन्होंने अप्रोच किया कि वी वुड हेल्प यू, और हम मिल के ना वी वुड मैनेज सोवियत डिफीट। तो जियालक अग्रीड टू दैट। मगर जियालक ने उससे फिर नेगोशिएट किया कि हमें इकोनॉमिक सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि हम वॉर में होंगे। अ, हमें वो भी चाहिए, और हमें मिलिट्री असिस्टेंस भी चाहिए। तो अमेरिका हैड टू अग्री ऑन दैट, जो भी पाकिस्तान के सामने से। अब जी। इस दौरान अब पाकिस्तान की आर्मी को असला भी मिल रहा था, तो आर्मी भी खुश थी विद जनरल जिया। फिर जब इकोनॉमिक असिस्टेंस मिल रही थी, तो जिया कुड मेक द फेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज विद इन द कंट्री। अब इस लिहाज से दैट वाज अ मिरेकल फॉर द जिया।
अल्लाह की तरफ से ना, कि ऑल जी। ऑफ सडन जो मैंने आपको पहले सिचुएशन मिलाई बताई, उस उसमें से निकलने का एक मौका मिल गया। फॉर दैट रीजन बुक में यही लिखा गया कि दिस वाज अफगान मिरेकल। असल में वो कोई मिरेकल नहीं था, इट वाज अ मिरेकल फॉर द। क्लियर अप टू दिस? जी सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ। और इस पे फिर फॉरेन पॉलिसी भी ज़्यादा की चेंज हो गई। पहले अमेरिका के साथ भी, फिर इस्लामिक वर्ल्ड के ममालिक से भी लोग आने शुरू हो गए। उन्होंने भी सपोर्ट करनी शुरू हो गई, क्योंकि वो अफगानिस्तान की जो जंग थी तो उसको वो जिहाद समझ रहे थे, दैट वाज फॉर द कॉज ऑफ द इस्लाम, अल्लाह के लिए था। तो वो भी फिर इसको सपोर्ट कर रहे थे। तो इसके लिए इसमें जी। पाकिस्तान को स्पेस मिल गई। और फिर ज़ियाउल ने ये इस्लामाइजेशन का नारा लगाया। जब भुट्टो वाज रिमूव, तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाफिज करना चाहता हूँ। अब वो क्यों था, तो उसके बारे में यही नॉर्मली समझा जाता है कि वो ज़ियाउल की पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी, उसको ज़रूरत थी। क्यों? ताकि इस्लामिक पार्टीज की उसको मदद मिल सके। और आम लोगों, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, वी लव इस्लाम, तो ताकि आम पाकिस्तानियों से भी सपोर्ट मिल सके, तो इसलिए इसने सपोर्ट। वादे भी किए और डिफरेंट इस्लामिक लॉज को जो है इंट्रोड्यूस भी किया। बट मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। तो नॉर्मली यही कहते हैं कि ये जो ज़िया की इस्लामाइजेशन की जो पॉलिटिक्स थी, दैट वाज ओनली फॉर द कॉस्मेटिक्स। मगर एक, हाँ, सोसाइटी पे एक सुपरफिशियली उसका इम्पैक्ट जरूर आया। इवेंचुअली फिर ज़ियाला को क्या करना पड़ा, कि उसको मार्शल लॉ को खत्म करना पड़ा। अब उस मार्शल लॉ को खत्म करने के लिए उसकी कुछ रिक्वायरमेंट थी। जैसे जब ज़ियाला का मार्शल लॉ शुरू हुआ, मिलिट्री रूल, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने और बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाए, वो अपोज कर रहे थे ज़ियाला की हुकूमत को। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, दैट वाज नोन एज MRD, मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। तो वो फिर जी। प्रोटेस्ट वगैरह करते थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। और फिर इंटरनेशनली भी, पहले तो चले वो रियायत कर रहे थे, मगर इंटरनेशनल भी ज्यादा को ये कहा जाता था कि आप डेमोक्रेसी को बहाल करें, रिस्टोर करें डेमोक्रेसी को। तो ज़ियालक ने एक रास्ता निकाला कि उसने कहा कि डोमेस्टिक प्रेशर भी है, इंटरनेशनल प्रेशर भी है, बाकी सारे आसानियां भी हैं उस मसाइल के बावजूद। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं डेमोक्रेसी को रिस्टोर करूंगा। तो उसने पहले 1984 में एक रेफरेंडम करवाया। अब इलेक्शन में और रेफरेंडम में खास फर्क होता है। इलेक्शन तो ये होता है कि आप किस कैंडिडेट को चूज करना चाहते हैं, एक बंदे ने वोट डालना होता है सीट्स वोटर में। जो होती है। जी। हाँ। हाँ, और रेफरेंडम में सिर्फ सवाल पूछा जाता है अवाम से कि आपको गवर्नमेंट की ये पॉलिसी पसंद है या पसंद नहीं है। उसको हम रेफरेंडम कहते हैं। तो ज़ियालक ने रेफरेंडम करवाया कि क्या पीपल ऑफ पाकिस्तान वांट इस्लाम, उनको इस्लाम का नारा लगाया कि वो पसंद है। और उन्होंने कहा कि अगर आप इस्लाम को पसंद करते हैं, तो इट मीन्स आप, यू अप्रूव मी एज ए प्रेसिडेंट एज वेल, क्योंकि मैं इस्लाम को ही नाफिज करना चाहता हूँ। तो बड़ा एक ट्रिकी सा अजीब सा क्वेश्चन बनाया कि आप इस्लाम को, अगर इस्लाम की फेवर में वोट देंगे तो इट मीन्स यू आर फेवरिंग मी, माई सेल्फ। तो इसका क्या किया कि जो MRD की जो पार्टीज थी, उन्होंने बैकआउट किया कि ये ज़ियालत की कोई ट्रिक है, तो इसमें लोग वोट ना डालें। और पीपल जी। लिसन लिसन टू दैट अपील ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। और जब ये रेफरेंडम हुआ एंड ऑफ द 1984, तो जस्ट 10% लोगों ने वोट कास्ट किया। और जिन्होंने वोट कास्ट किया, तो उनमें भी मेजोरिटी वो थी जो जिया को सपोर्ट करती थी। तो फिर जिया ने यही कहा कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है सपोर्टेड मी। और उसने कहा कि अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हूँ फॉर 5 इयर्स। खुद को एक तरह से कहा सर कि वैसे कितने पीरियड के लिए होता है प्रेसिडेंट? नॉर्मल तो 5 इयर्स क्या होता है, जो पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इट इज फॉर 5 इयर्स। तो उसने बस एक तरीके से कहा कि अब मैं प्रेसिडेंट हूँ। और फिर इसने, ज़ियालक ने नए इलेक्शंस करवाए मुल्क के अंदर। वो वो नॉन पार्टी बेस्ड थे, कि पार्टीज वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। क्यों? क्योंकि ज्यादा को ये पता था कि अगर पार्टीज पार्टिसिपेट करेंगी, तो पीपल्स पार्टी वुड विन द इलेक्शंस। अगर वो पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई, तो वो ज्यादा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, क्योंकि वो ज्यादा वोटों को फांसी दिलवा चुका हुआ। तो सही ज़्यादा तो मुस्लिम था ना, तो फिर इसको इस्लाम के जो रिफॉर्म्स है वो खुद ही लाना चाहिए था कि नहीं? जी। ज़्यादा तो मुस्लिम था ना, तो इसको हाँ। इस्लामिक रिफॉर्म्स खुद ही लाने चाहिए थे। हाँ, वो खुद ही ला रहा था, बेसिकली वो खुद ही ला रहा था। तो इस दौरान जी। फिर ये एक सिचुएशन हुई कि जो इलेक्शन उसने कहा कि नॉन पार्टी बेस्ड होंगे, क्योंकि उसको पता था कि पीपल्स पार्टी आएगी, वो और अगर इलेक्शन जीत जाएगी, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगी। तो
जब इलेक्शन हुए तो एमआरडी ने, जो पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने बाइकआउट किया एग्जाम्स को, उसका अपना इलेक्शंस का ना, कि हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट पहले तो लोगों ने सुना था उनकी जो रेफरेंडम की बात हुई, मगर इस में इन्होंने, लोगों ने नहीं सुना। और लोगों ने फिर भी वोट डाला, तकरीबन 52% वोट पड़े थे इस इलेक्शंस में ना। तो दैट वाज अ लेजिटिमेसी। और इस बेसिस पे जो हुकूमत आई, मेंबर्स सिलेक्ट हुए पार्लियामेंट के, तो ज़ियालक ने उनके साथ कंडीशन रखी कि अगर आप मेरी मार्शल के जो इकदाम हैं, वट एवर स्टेप आई हैव टेकन, यू मेक इट लीगल, यानी कि उसको आप अप्रूवल दे दें, अमेंडमेंट करें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो फिर मैं पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी बहाल कर दूंगा, डेमोक्रेसी रिस्टोर कर दूंगा, और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहाल हो जाएगा। जी जब ये वादा किया तो फिर वो जो मेंबर नेशनल असेंबलीज थे, तो उन्होंने मदद भी की ज़ियाला की। तो उसकी मर्जी के मुताबिक उन्होंने आइन आइन में एक तब्दीली की। दिस इज नोन एज एट्थ अमेंडमेंट, यानी कि आठवीं आइन के अंदर जो अमेंडमेंट हो गई। तो उस जी अमेंडमेंट में उन्होंने ये कहा कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, उसमें जो था, प्रेसिडेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। अब जो इसने अमेंडमेंट करवाई, उसमें ये अमेंडमेंट करवाई कि प्रेसिडेंट विल हैव सम अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेसिडेंट समझता है कि हुकूमत सही तरह काम नहीं कर रही, तो वो उस हुकूमत को खत्म कर सकता है। एक ये बात है। दूसरी बात ये थी कि उस हुकूमत को भी खत्म करता है, नेशनल असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकता है, और प्रोविंशियल असेंबलीज को भी प्रेसिडेंट जो है वो खत्म कर सकता है। जब उसको ये पावर्स मिल गई नेशनल असेंबली की तरफ से, तो फिर उसने जी जमहूरियत को बहाल कर दिया। तो जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको रिस्टोर कर दिया। अब समटाइम्स क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज 58(2)B, या व्हाट वाज द एट्थ अमेंडमेंट, तो उसके अंदर ये सारी कहानी फिर हमें लिखनी पड़ती है। तो जी। तो सर हाँ, ये रेफरेंडम के थ्रू भी कोई भी मतलब प्रेसिडेंट बन सकता है ना, नहीं कि वैसे तो, इलेक्शंस के थ्रू ही बनता है सिर्फ? हाँ, असल में तो इलेक्शंस के थ्रू बनता है, और इलेक्शन के थ्रू ही बनना चाहिए। मगर ये तो उसने जी ट्रिक की थी ना, ही न्यू कि वो इलेक्शंस के थ्रू नहीं आ सकता। अब उसको सब यही कह जी रहे थे कि ये जो उसकी हुकूमत है इलिजिटिमेट है। तो वो एक तरीके से उन्होंने बस एक डिवाइस जो थी उन्होंने डेवलप कर ली कि मैं रेफरेंडम करवाता हूँ, और रेफरेंडम के लोगों जी के सपोर्ट को मैं ये कहूंगा कि वो लोगों को, लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं यानी कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो गया, और फिर अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लूंगा। क्योंकि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह चेंज करता बगैर बीइंग इलेक्टेड, तो फिर उसके लिए मसाइल हो सकते थे। तो उन्होंने बस ऐसे ही अपनी मर्जी से ना, ये भी एक डंडे के जोर पे उन्होंने बस खुद को इलेक्ट करवा लिया। तो ठीक है उसके सर, बाद, समझ हाँ, आया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि नई हुकूमत बनी। मोहम्मद खान जुने, जो एक बंदे का नाम था, ही बिलोंग्स टू सिंध, और वो पहले पीपल्स पार्टी का रह चुका था, क्योंकि भुट्टो का भी ताल्लुक जो था वो सिंध से था ना। तो सिंध के जी लोग इस लिहाज से ज्यादा उनको दुख था, गम था कि ज़ियालक ने उनके लीडर को मारा है। तो फॉर दैट रीजन उसने फिर सिंध से ही एक बंदे को चूज किया टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। मोहम्मद खान जो ने, जो बड़ा शरीफ सा बंदा था, तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि ही वुड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। वो कोई असर्टिव भी नहीं होगा, और वो उस इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो शुरू में इसी तरह हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो प्राइम मिनिस्टर के पास असल में अथॉरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन अब बहाल हो चुका था, तो प्राइम जी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड गेटिंग असर्टिव, खासतौर पे अफगान वॉर पे ना। जब अफगान जंग चल रही थी, तो पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा रेफ्यूजीज आए थे। वो बेचारे गरीब लोग थे। जी फिर वो उस दौरान फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी खराब हो गई। वेपन्स की काफी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर फ्लडिंग वाली सिचुएशन हो गई, काफी ज्यादा वेपन्स आ गए, क्योंकि अफगान जिहाद में वेपन्स जो यूज हो रहे थे, तो वो चोरी होके फिर लोग इलीगली जो थे वो आम लोगों के पास भी पहुंच रहे थे। तो उसकी वजह से फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी पाकिस्तान के अंदर खराब हो गई। फिर ड्रग कल्चर डेवलप हो गया, कि जो जंग को फिनेंस करने के लिए, तो क्राइम्स वो, वगैरह भी थे ना? हाँ, हाँ, पॉपी कल्टीवेशन हो रही थी, फिर उसे हीरोइन बनाते थे, तो वो सेल करके वो जो वेपन्स उनके आते थे, जो अफगान मुजाहिदीन थे, कहा जाता है। तो इससे ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर काफी हालात खराब हो गए। पाकिस्तान के अंदर फिर सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान मिलकर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते थे, बम धमाके करते थे। तो हुकूमत जो उस वक्त की सिविलियन गवर्नमेंट थी, वो चाहती थी कि अफगान जंग खत्म होता, कि हमारे लिए मसाइल खत्म हो, और अफगान जो लोग हैं वो अपने मुल्क में चले जाएं, तो हमारे, हाँ, जो परेशानी है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है,
वो भी कंट्रोल हो जाए। तो इस लिहाज से वो चाहते थे। तो इसी दौरान एक अकॉर्ड हुआ जिसको जनीवा अकॉर्ड कहते हैं ना। 1988 का मैं बता रहा हूँ कि सोवियत यूनियन ने जी। कहा कि वो विड्रॉ करना चाहते हैं अफगानिस्तान से ना। मगर उन्होंने एक कंडीशन रखी कि आप जो हैं वो जो रेबल्स थे जो हमारे खिलाफ लड़ते थे अफगान मुजाहिदीन, उनकी हुकूमत अमेरिका नहीं बनवाएगा, और पाकिस्तान को भी कहेगा कि उनकी सपोर्ट ना करें गवर्नमेंट बनाने के लिए। जो अभी गवर्नमेंट चल रही है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की, दैट विल कंटिन्यू इन अफगानिस्तान। अब जियालक जो था ना उसको ये कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी सिविलियन गवर्नमेंट ने कहा कि एक्सेप्ट करते हैं, फिर हमारी जान छूट जाएगी, अफगान रेफ्यूजीज भी चल जाएगा, ये जो जंग जो चल रही है हमारे पड़ोस में वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन सर तो अमेरिका ने जो उनको वो दिए थे, और जो मतलब वो हम्म, फैसिलिटीज जो आपने बताया था ना जो दी थी उन्होंने, हाँ वो तो फिर ले लेगा अमेरिका वापस ना? हाँ, इसी तरह भी हुआ। तो वो भी होना था। यही सिचुएशन भी कहते हैं कि ज़ियालक नहीं चाहता था कि ये जल्दी इस तरह वॉर खत्म हो, ताकि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस के लिए, ये भी एक इसलिए कहा जाता है, गॉड नोस बेटर। तो इस दौरान फिर वो सिविलियन गवर्नमेंट ने एग्री किया था कि हमारी जान छूटे। और इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि जो मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत थी, सिविल गवर्नमेंट और आर्मी के जो रिलेशन थे, ये ज्यादा के साथ उनके रिलेशन खराब हो गए फॉर साइनिंग द जनीवा हम्म। अकॉर्ड। अच्छा, मीनवाइल एक और डेवलपमेंट भी हुई। एक हम कहते हैं ओजड़ी के इंसिडेंट। वो हमारे ये इस्लामाबाद में फैजाबाद के पास एक आर्मी का डेपो था जहाँ पे वो वेपन्स वगैरह रखते हैं। तो वहां पे आग लगी, तो उससे जो मिसाइल्स को आग लगी, मिसाइल्स वर फ्लाइंग ओवर इस्लामाबाद एंड थाउजेंड्स ऑफ द मिसाइल्स, और उसमें काफी लोग मारे भी गए थे। और फिर जियाला को जब पता लगा, उसने कहा कि ये तो एक टफ नेग्लिजेंस है, तो मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा। अगर कोई भी, इफ एनीबडी फाउंड गिल्टी, तो बेशक वो कितना भी बड़ा सीनियर जनरल हो आर्मी का ऑफिसर, ही वुड बी पनिश्ड। तो इससे भी नहीं सर, फिर इसमें कहा जाता है ना कि किसी ने मतलब किसी का हाथ था कुछ मतलब। हाँ, उसमें मुख्तलिफ कंस्पिरसीज हैं, थियरीज कि ये जी। जो कि गॉड नोज बेटर कि ये खुद किया गया ताकि अमेरिका को पता ना लगे कि हमारे वेपन्स किधर गए किधर नहीं गए। और कुछ लोग जी। कहते हैं एक्सीडेंट इज ज्यादा लाइकली। तो एक्सीडेंट क्योंकि हर बात के बारे में मुख्तलिफ जाविये से उस बात को चेक किया जाता है और उसके बारे में बोला भी जाता है। तो जब ये वाली सिचुएशन यहाँ पे हुई, तो तो हुकूमत के और फिर जनरल ज़िया-उल-हक के रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो गए। तो जनरल ज़िया-उल-हक ने वही जो 8वीं आईनी तरमीम थी, उसको 8th अमेंडमेंट कहते हैं, उसके मुताबिक जो उसको अथॉरिटी मिली थी, यूजिंग दैट अथॉरिटी ही रिमूव द गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद खान यूनिट। अच्छा, जब उसकी हुकूमत खत्म हो गई, तो अब यही जी। एक्सपेक्टेड था कि अब पाकिस्तान के अंदर नए इलेक्शन होंगे। अ, अभी जिया ने इन दैट वे अनाउंस नहीं किया था। फिर आर्मी की एक सेरेमनी थी पाकिस्तान के किसी सूबे अ, पाकिस्तान के इसके में जो था, इन्होंने कहा कि ये इस मसले को कैसे हम सॉल्व करें। तो ये बहावलपुर था एक, वहां पे आर्मी की कोई सेरेमनी थी, वो हो रही थी। तो ज़िया-उल-हक वहां पे गया, और जब वो वहां से वापस आ रहा था, तो उसके जहाज में ऊपर उड़ा और वो जमीन के जाके साथ टकराया, क्रैश क्रैश हो गया। तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि दैट वाज एक ऑफ द सेबोटाज। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सोवियत यूनियन ने ज़िया-उल-हक से बदला लिया। क्यों? क्योंकि ज़िया-उल-हक की वजह से उनको डिफीट हुई थी, वन थिंग। सेकंड, उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसमें अमेरिका माइट बी इन्वॉल्व। फिर उसके बारे में थर्ड ये भी ऑप्शन हो सकता है कि कोई इंटरनल कोई भी रीजन भी हो सकता है। तो ये एक क्लियर है कि दैट वाज एक ऑफ द सेबोटाज, मगर ये क्लियर नहीं है कि हु वाज रियली इन्वॉल्व। तो इसमें जी। हाँ, उसमें अमेरिकन एम्बेसडर भी था और भी सीनियर किस्म के जनरल्स थे। ये इंसिडेंट हुआ था 17 अगस्त 1988 को। तो उस प्लेन क्रैश में फिर ज़िया-उल-हक भी मर गया। तो उसके बाद जो था पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उस वक्त जो प्रेसिडेंट था जिसका नाम था गुलाम इसा खान, वो पाकिस्तान का टेम्पररी प्रेसिडेंट बना। और फिर उसने अनाउंस किया कि हम इलेक्शंस, नए इलेक्शंस करवाएंगे अक्टूबर में, और दोज इलेक्शन वुड बी जी। द पार्टी बेस्ड। तो उस बेसिस पे हाँ। फिर वो पाकिस्तान के अंदर नए इलेक्शंस हुए। और एज अ रिजल्ट ऑफ दोज इलेक्शंस फिर बेनजीर वन द इलेक्शंस। तो फिर हम जो हैं वो आगे अभी फिर जो हमारे